हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आई होप सब बच्चे मन लगा करके पढ़ रहे हैं और काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने एग्जाम्स की। इस वीडियो में हम क्लास 10 सीबीएसई मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का सैंपल क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 25 तक, और इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए देख लेते हैं सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। तो आइए देखते हैं सीबीएसई क्लास 10 2025-26 का स्टैंडर्ड सैंपल क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें दिया जा रहा है सेक्शन ए में। सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन है, सारे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमसे पूछा जा रहा है, एक नंबर है जिसके फैक्टर हमें दिए हुए हैं, बी एक नंबर है जिसके फैक्टर हमें दिए हुए हैं, सी भी एक नंबर है जिसके फैक्टर हमें दिए हुए हैं, एलसीएम ऑफ एबीसी हमें दिया हुआ है। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स का वैल्यू क्या होगा? तो ए हमें दिया हुआ है 2 की पावर 2 3 की पावर एक्स। बी हमें दिया हुआ है 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5, एंड सी वी हैव 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 7। तो एलसीएम की अगर हम बात करें, एलसीएम ऑफ ए बी सी, 2 की पावर हाईएस्ट यहाँ पर 2 ही है। 3 की अगर बात करें तो 3 की पावर इस जगह भी 1 है, इस जगह भी 1 है, और यहाँ पर x है। ठीक है, तो x की वैल्यू हो सकता है कि 1 हो सकता है 2 हो सकता है 3 हो। तो हमें 3 की पावर x को ही हाईएस्ट पावर एज्यूम करना पड़ेगा। 1 होगा तो अच्छी बात है, नहीं 2 3 4 हो तो और अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 की पावर x इसमें हाईएस्ट पावर हम लेकर के चल रहे हैं 3 के फैक्टर, एंड 5 एंड 7, दिस इज 5 एंड दिस इज 7। तो हमारे पास एलसीएम ऑफ ए बी सी कुछ इस तरीके से आना चाहिए। एलसीएम गिवन कितना है? दैट इज 3780, और हमारे पास आया है 2 की पावर 2 3 की पावर x 5 इंटू 7। सॉल्व कर लेते हैं, ये 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा कितने टाइम्स? 7 5 6, 7 से कैंसिल होगा 108, और 2 की पावर 2 का मतलब है 4, 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा 27, राइट। तो हमारे पास बचा 3 की पावर x इंटू 27। 27 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3। ऑन कंपैरिजन वी कैन से दैट कि x का वैल्यू कितना हो जाना चाहिए? 3, राइट। तो x की वैल्यू हो जाएगी 3। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन इज आवर करेक्ट आंसर, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 2,3 फ्रॉम वाई एक्सिस। तो ये काफी पॉपुलर क्वेश्चन है। हमारे पास x एक्सिस है और वी हैव y एक्सिस, राइट, एंड पॉइंट 2,3, लेट दिस बी 1 2 3 1 2 एंड 3। 2,3 यहाँ मिल रहा होगा हमें, राइट। तो क्वेश्चन में ये बोला गया है कि वी हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस, सॉरी फ्रॉम y एक्सिस। y एक्सिस से हमें डिस्टेंस बतानी है। तो हम देख सकते हैं y एक्सिस ये रही, y एक्सिस से इस पॉइंट की डिस्टेंस ये हो जाएगी, और ये डिस्टेंस है कितनी? एक्चुअल में ये जो डिस्टेंस है ये है 2 यूनिट, राइट। दिस इज 1 एंड दिस इज 2, तो ये ओवरऑल कितनी यूनिट है? 2 यूनिट। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, if the lines given by this and this are not parallel, not parallel, बहुत प्रीमियम क्वेश्चन बन गया, बहुत ही प्रीमियम क्वेश्चन बन गया ये नॉट पैरेलल पूछ करके। अगर पैरेलल पूछा होता तो इजीली हम बना लेते। नॉट पैरेलल का क्या मतलब है? दो लाइन पैरेलल हैं, राइट, तो इस तरीके से होनी चाहिए। और दो लाइन पैरेलल नहीं है इसका मतलब 100% वो क्या होंगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, और अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी तो उनके पास सॉल्यूशन कैसा होगा? इनका यूनिक
यानी कि हमें यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन अप्लाई करनी है, यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन अप्लाई करनी है, दैट इज a1 अपॉन a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to b1 upon b2, राइट। तो सबसे पहले तो a1 a2 b1 b2 निकाल लेते हैं। हमारे पास जो इक्वेशन है वो है 3x प्लस 2ky, 2 को भी लेफ्ट साइड में ले लेते हैं, इज इक्वल टू 0, एंड 2x प्लस 5y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को अगर कंपेयर करा जाए a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 से, और इस इक्वेशन को कंपेयर करा जाए a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से, तो हमारे पास a1 का वैल्यू आ जाएगा 3, b1 का वैल्यू आ जाएगा 2k, a2 का वैल्यू आ जाएगा 2, और b2 का वैल्यू आ जाएगा, b2 का वैल्यू कितना आ जाएगा 5। सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट अपने पास 5, राइट, तो 5 कर देते हैं इसमें। a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा k इज नॉट इक्वल टू 15/4। k की वैल्यू 15/4 के अलावा कुछ भी हो सकती है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। अगर k की वैल्यू 15/4 नहीं होगी तो उस केस में ये लाइन कभी भी पैरेलल नहीं होंगी, राइट। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नॉट इक्वल टू, k इज नॉट इक्वल टू 15/4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। ठीक है, ये सर्कल से क्वेश्चन है। एक सर्कल है हमारे पास, और वी, और कहा जा रहा है सर्कमस्क्राइबिंग अ क्वाड्रिलेटरल, इस सर्कल को एक क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब कर रहा है। टच होना चाहिए इससे। पॉइंट मान लेते हैं ए, बी, सी और डी। तो ए बी सी डी एक बेसिकली क्वाड्रिलेटरल है जो इस सर्कल को क्या कर रहा है, सर्कमस्क्राइब कर रहा है, जिसमें बी सी की लेंथ हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर, सी डी की लेंथ गिवन है 4 सेंटीमीटर, ए डी की लेंथ गिवन है 3 सेंटीमीटर, और ए बी की लेंथ हमें निकालनी है, राइट। तो हमें एक प्रूफ याद रखना है, हमने सर्कल में भी पढ़ा हुआ है ये, कि अगर ऐसा कोई केस होता है जिसमें कोई क्वाड्रिलेटरल किसी सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है, तो अपोजिट साइड का जो सम होता है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड का सम, वो सेकंड पेयर ऑफ अपोजिट साइड के सम के इक्वल होता है, राइट। कहने का मतलब है ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी के इक्वल होना चाहिए। ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। ए बी कितना है, वी हैव टू फाइंड आउट। सी डी कितना है, दैट इज 4। ए डी कितना है, 3। बी सी कितना है, 7। ए बी प्लस 4 इज इक्वल टू 10, and AB is equal to 10 minus 4 which is equal to 6। तो AB का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से है। ट्रिग्नोमेट्री से कोई कलर चेंज कर लेते हैं, अच्छा सा कलर ले लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन पूछा गया है, sec थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू हमें दे रखा है x, और sec थीटा माइनस tan थीटा हमें बताना है क्या होगा, राइट। तो जैसे कि हमें पता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा विल इक्वल टू 1, एंड a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, a प्लस b एंड a माइनस b, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1। sec थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू में दे रखा है x, sec थीटा माइनस tan थीटा अपने को निकालना है। यहाँ से अगर हम x को राइट साइड ले जाएं तो ये डिवाइड में आ जाएगा, राइट। तो sec थीटा माइनस tan थीटा का वैल्यू हमसे पूछा गया था, दैट विल इक्वल टू 1/x, तो आंसर हो जाएगा 1/x। ठीक है, तो ये हमें डायरेक्ट भी याद रखना है कि अगर sec थीटा प्लस tan थीटा में कुछ भी दे रखा है, तो sec थीटा माइनस tan थीटा उस केस में इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। अगर sec थीटा प्लस tan थीटा x दे रखा है तो sec थीटा माइनस tan थीटा 1/x हो जाएगा। अगर sec थीटा प्लस tan थीटा 2 दिया होता तो sec थीटा माइनस tan थीटा 1/2 हो जाता, राइट।
वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ये हमें याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसे भी देख लेते हैं। क्वेश्चन में बोला गया इनमें से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, नहीं है, राइट। तो देख लेते हैं कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इनमें से नहीं है। कि पहली चीज हमें ये पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी कोई भी इक्वेशन जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में हो, जहां पर ए जीरो नहीं होना चाहिए, ए जीरो नहीं होना चाहिए, उसी इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह देते हैं। तो इनमें से देख लेते हैं कौन सी इनमें से इस डेफिनेशन को फॉलो नहीं कर रही, राइट। तो फर्स्ट, अगर हम फॉर्मूला ओपन कर दें, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दैट विल इक्वल टू, सबको लेफ्ट साइड में ले लेते हैं, ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस फॉर्म में मिल रही है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए तो अपना आंसर नहीं हो सकता है। बी की अगर बात करें, एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू -1, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, राइट। ये दोनों क्वांटिटी, सारी क्वांटिटी लेफ्ट साइड में ले लेते हैं, दैट इज 10x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, राइट, तो ये भी अपना आंसर नहीं होगा। सी की बात करें, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्राइस ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस थ्राइस ऑफ ए स्क्वायर बी। यहाँ से एक्स क्यूब कैंसिल आउट, 3x स्क्वायर लेफ्ट साइड में आएगा माइनस 4x स्क्वायर, 2x, 3x लेफ्ट साइड में आएगा माइनस एक्स, 1 से 1 कैंसिल आउट 0, राइट। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, माइनस कॉमन ले सकते हैं, राइट। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी आंसर नहीं होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, हमारा डी ऑप्शन आंसर होने वाला है। इसे भी देख लेते हैं। एक्स प्लस टू को एक्स प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट एक्स स्क्वायर राइस ऑफ एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, लेफ्ट साइड में ले लेते हैं, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये हम देख सकते हैं ये क्वाड्रेटिक नहीं है, राइट, ये लीनियर है, इसीलिए, क्योंकि डी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, डी हमारा करेक्ट आंसर होगा, राइट। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, गिवन बिलो द पिक्चर्स ऑफ ओलंपिक रिंग्स मेड बाय टेकिंग 5 कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर ईच। ये जो सर्कल है 5 कॉन्ग्रुएंट सर्कल है, सबकी रेडियस 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। Intersecting in such a way that the chord formed by joining the point of intersection of the two circles is also of length 1 centimeter। ये दोनों जो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उनके बीच में ए और बी पॉइंट पर अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दोनों को ज्वाइन कर देंगे, तो ये जो कॉर्ड है उसकी लेंथ भी 1 है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि रेडियस भी हमारे पास 1 थी, और इस, मतलब ये रेडियस भी 1 है और इस कॉर्ड की लेंथ भी 1 है। इसका मतलब ये ट्रायंगल जो बनेगा इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, और ये जो एंगल होगा ये कितना होगा, 60, राइट। तो हमें सेंट्रल एंगल पता चल गया कि सेंट्रल एंगल 60 बनने वाला है, राइट। टोटल एरिया ऑफ द डॉटेड रीजन, हमें यहाँ पर टोटल एरिया डॉटेड रीजन का फाइंड आउट करना है। ये पूरा डॉटेड रीजन है, ये भी डॉटेड रीजन है, टोटल 4 एरिया है डॉटेड रीजन वाले, हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अगर बात करें कि ये तीनों, ये चारों ही जो एरिया हमसे पूछे गए हैं फिगर के या पोर्शन के, ये सारी सिमेट्रिक है। तो अगर हम एक का एरिया निकाल लेंगे, बाद में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, सबका आ जाएगा। अब बात करें कि एक का कैसे निकालेंगे, तो इसमें अगर हम ध्यान से देखें, अगर सेंटर से अगर सेंटर से रेडियस बना दें हम इस कॉर्ड के अलोंग, तो उस केस में लेट दिस बी ओ, तो ओ ए और ओ बी तो रेडियस हो गया, ए बी हो गया कॉर्ड, ये 1 ये 1 ये भी 1। अगर हम, ये तो हो गया इस केस में क्या, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा इसमें, ये काम करेगा सेगमेंट का, राइट।
तो इस सेगमेंट का अगर हमें एरिया निकालना है किसी तरीके से, और ये दूसरा हाफ पार्ट जो है वो उसकी सिमेट्रिक है, अगर हम इस सेगमेंट का एरिया निकालना है तो और फिर मल्टीप्लाई बाई 2 कर दें तो इस पूरे पोर्शन का एरिया आ जाएगा, राइट। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हम ड्रॉ कर लेते हैं एक सर्कल, सर्कल, और यहाँ बेसिकली ऐसा डायग्राम है ना, तो हमें ये वाला पोर्शन फाइंड आउट करना है, ये वाला, ये बेसिकली सेगमेंट है सर्कल का, राइट। तो इसे फाइंड आउट करने के लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, यहाँ से एक रेडियस ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमें दे रखा था ए, दिस इज बी, इसे मान लेते हैं ओ, और हमें पता है क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है तो उस केस में ये जो एंगल होगा ये 60 रहा होगा, राइट। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट कि भाई इसका एरिया क्या होगा इस सेगमेंट का। तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल दैट इज √3/4 a square, right। थीटा which is equal to 60 upon 360 pi r square माइनस √3/4 a, यानी कि साइड का स्क्वायर, 0 से 0 कैंसिल आउट, 6 से 36 दिस, कितना निकल के आ गया ये 1/6 पाई से, यहाँ लिख लेते हैं, ये फाइनली अपना निकल करके आएगा सेगमेंट का एरिया पाई/6 माइनस √3/4। ये एरिया सिर्फ और सिर्फ इस सेगमेंट का आया हुआ है, ठीक है। अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो इस पूरे का आ जाएगा, इस पूरे का आ जाएगा एरिया, राइट। तो इसमें अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये वाला जो पोर्शन है इसका पूरे का एरिया आ जाएगा, यानी कि हमारे पास अब इस पूरे का एरिया आ चुका है। ऐसे कितने पोर्शन हमें निकालने हैं, 1 2 3 4, तो इसमें किसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 का। तो ये ओवरऑल कितना हो जाएगा 8, तो हमारा फाइनल आंसर होना चाहिए 8 टाइम्स ऑफ पाई/6 माइनस √3/4। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी विल बी आवर करेक्ट आंसर, डी हमारा फाइनल आंसर होना चाहिए, राइट। इसमें फॉर विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स के लिए भी क्वेश्चन दिया हुआ है, इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है पेपर में, ये भी देख लेते हैं। द एरिया ऑफ द सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर ऑफ 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि एरिया ऑफ सर्कल हमें बताना है जो कि एक स्क्वायर के अंदर बना हुआ है जिस स्क्वायर की साइड 6 सेंटीमीटर है। चलिए बना लेते हैं। राइट, तो इस तरीके से स्क्वायर की जो साइड हमें दे रखी है दैट इज 6 सेंटीमीटर, तो डायमीटर ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। रेडियस की अगर अपन बात करें तो रेडियस इसकी हाफ यानी कि 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। एरिया ऑफ सर्कल की बात करें, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, आर का वैल्यू अपने पास आ गया है 3, तो इट विल इक्वल टू 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी विल बी आवर करेक्ट आंसर। वेरी गुड क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से पूछा हुआ है। पेयर ऑफ डाइज आर टॉस्ड, दो डाइज हैं उन्हें टॉस करा जा रहा है, वी हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द सम 8। ओहो, नॉट गेटिंग द सम 8, जो सम है वो 8 नहीं होना चाहिए। नॉट वाले क्वेश्चन बहुत दे रहा है भाई सीबीएसई, बच्चे क्या करेंगे सम 8 वाला निकाल करके टिक करके भाग आएंगे, बट क्वेश्चन में पूछ लेगा नॉट 8। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो पेयर ऑफ डाइज टॉस करे जाते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज इक्वल टू, पहले डाइस की वजह से 6, दूसरे डाइस की वजह से 6, ओवरऑल आउटकम्स हो जाएंगे 36। अच्छा हम एक काम करते हैं,
इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया कि सम 8 नहीं आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। याद करो, अगर हमसे पूछा गया है कि पी ई किसी इवेंट के या पी नॉट ई की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो हम वन में से माइनस कर देते हैं पी ई को, यानी कि उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी को हम वन में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी कि उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो। राइट। इसी तरीके से हमसे पूछा गया है कि बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द सम इज 8, तो हम क्या करते हैं, पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इज 8 की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, देन उसके बाद उसे वन में से माइनस कर देंगे। राइट। तो सम इज 8 कब कब आ सकता है, अगर फर्स्ट डाइस पे 1 आ जाए तो दूसरे पे 7 तो आ नहीं सकता है, डाइस में और मैक्सिमम 6 वैल्यू आ सकती है, तो पहले डाइस पे अगर 2 आ जाए तो सेकंड पे 6 आ जाए तो 8 आ सकता है। 3 और 5 एक केस ये हो सकता है, 4 और 4, 5 और 3, 6 और 2, तो ये 5 पॉसिबिलिटी हैं जिसमें सम 8 आ सकता है। तो 8 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 8 कितनी हो जाएगी, टोटल फेवरेबल आउटकम हो गए 5, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गए 36, और प्रोबेबिलिटी नॉट गेटिंग द सम इज 8, 8 सम नहीं आना चाहिए, इस चीज की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8, दैट इज 31 अपॉन 36। तो 31 अपॉन 36 विल बी आवर फाइनल आंसर। बहुत प्यारा क्वेश्चन। बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं, सम इज 8 का निकाल करके 5/36 ए ऑप्शन टिक करके भागे आएंगे, बाद में पता चलेगा कि भाई हमारा आंसर गलत हो चुका है। तो इस चीज का ध्यान रखें। राइट, आगे बढ़ते हैं। अगेन ट्रिग्नोमेट्री का एक और बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, देख लेते हैं। क्वेश्चन इज कि 2 साइन 5x का वैल्यू हमें दिया हुआ है √5, तो साइन 5x कितना हो जाएगा, 2 डिवाइड में आ जाएगा √3/2। साइन में √3/2 वैल्यू किसकी होती है, साइन 60 की। ऑन कंपैरिजन वी कैन से दैट कि साइन से साइन हट जाएगा, 5x का वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगा, 60 के, और x का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, दैट इज 60/5 विच इज इक्वल टू 12। तो x की वैल्यू कितनी आ जानी चाहिए, 12। ऑप्शन नंबर बी विल बी आवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10। अरे वाह, ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, रियल नंबर चैप्टर से, चैप्टर नंबर 1 से। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। द सम ऑफ द टू नंबर इज 1215 एंड देयर एचसीएफ इज 81। दोनों नंबर का एचसीएफ हमें दे रखा है 81, उनका सम दे रखा है, और हमसे पूछा गया ऐसे कितने पॉसिबल पेयर पॉसिबल हो सकते हैं इन नंबर्स के। ऐसे दो नंबर कितने पॉसिबल हो सकते हैं जिनका सम ये रहा हो और जिनका एचसीएफ ये रहा हो। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लेट नंबर ए एंड बी। ए को मान लेते हैं 81x एंड बी नंबर को मान लेते हैं 81y, जहां पर x एंड y आर को प्राइम। को प्राइम का मतलब है इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा अदर देन 1, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही 1 होगा। राइट। तो एलसीएम की अगर हम बात करें, अच्छा सम दे रखा है, तो सम की अगर हम बात करें, सम हमें दे रखा है 1215, दैट इज a प्लस बी इज इक्वल टू दिस 81x प्लस 81y इज इक्वल टू दिस क्वांटिटी अपॉन 81, 9 से कैंसिल आउट, दैट इज 1 3 5, 9 से अगेन कैंसिल आउट, दैट इज 1 5। यानी कि हमारे पास x और y का सम आ गया, अपने पास x और y का सम आ गया 15। हमें याद क्या रखना है कि x और y क्या है, को प्राइम। तो सम 15 कब कब हो सकता है, तो x और y पेयर हमें ढूंढना है जिसमें सम 15 होना चाहिए। 1 और 14 हो सकता है, को प्राइम है, और 2 और 13 हम ले सकते हैं।
राइट। एक्स का वैल्यू 2, वाई का वैल्यू 13, एक्स का वैल्यू 3, वाई का वैल्यू 12 अगर हम लेते हैं तो इनके बीच में कॉमन फैक्टर आ जाएगा 3, जबकि हमने कहा था एक्स और वाई को प्राइम होने चाहिए। 4, 11, 4 और 11 हो सकते हैं। 5 और 10 हम नहीं ले सकते हैं क्योंकि इनके बीच में भी 5 कॉमन फैक्टर है। 6 और 9 इसे भी नहीं ले सकते हैं, 3 एज अ कॉमन फैक्टर है। और क्या ले सकते हैं? 7 और 8 हम ले सकते हैं, इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1, तो ये भी कोप्राइम है। 8 और 7 अगर हम लिखते हैं तो साइकिल रिपीट हो जाएगी, जो हमें करनी नहीं है। तो 1 2 3 4 टोटल 4 हमारे पास इसमें पेयर पॉसिबल हो सकते हैं ऐसे, जिनका सम 1215 हो और जिनका एचसीएफ 81 हो। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी आवर करेक्ट आंसर। वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास मेंसुरेशन से। Question is, if the area of the base of the right circular cone is 51 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट सर्कुलर कॉन की बात करी जा रही है, राइट। तो हमें पता है कॉन का जो बेस होता है वो तो सर्कुलर ही होता है, यानी कि हमें दिया जा रहा है पाई आर स्क्वायर का वैल्यू 51, राइट। और वॉल्यूम हमें दिया जा रहा है इसका कितना, 85 सेंटीमीटर क्यूब। तो 85 वॉल्यूम ऑफ कॉन इज 1/3 pi r square h, which is 85, right? Now we are going to find out कि हाइट ऑफ कॉन क्या होगा। हाइट ऑफ कॉन हमसे पूछा हुआ है, हाइट ऑफ कॉन क्या होगा। बड़ा आसान है, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 51। तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू तो हम पुट कर ही सकते हैं इसमें, दैट इज 51। 3 से 51 कैंसिल आउट हो जाएगा कितने टाइम, 17 टाइम। 17 से 85 5 टाइम्स, तो h का वैल्यू हमारे पास फाइनली कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। तो जो हाइट होनी चाहिए इस कॉन की कितनी होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी विल बी आवर करेक्ट आंसर, राइट। इफ द zeros of the quadratic polynomial ax square plus bx plus c where a and c is not equal to 0 are equal, then are equal, right। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन है। जीरोस मतलब इसके जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं। जैसे हमने ये पता चला कि इनके रूट्स इक्वल हैं, इसका मतलब डी का वैल्यू 0 होगा, डिस्क्रिमिनेंट इज 0, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, और यहाँ पर फिट भी बैठ रहा है फॉर्मूला, राइट। तो डी का वैल्यू अगर 0 हो गया, इट मीन्स वी हैव बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ऑल्सो इक्वल टू 0। 4ac को लेफ्ट साइड में ले लेते हैं, दैट इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब ये जो क्वांटिटी है बी स्क्वायर, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो इक्वलिटी होल्ड कर रही है, तो एलएचएस में भी पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव होनी चाहिए। 4ac पॉजिटिव कब हो सकता है, 4 तो पॉजिटिव है ही, ac को भी क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो ac पॉजिटिव कब हो सकता है, ac पॉजिटिव कब हो सकता है, दो प्रोडक्ट का, दो नंबर्स का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब हो सकता है, या तो a पॉजिटिव हो और उस केस में सी भी पॉजिटिव हो जाए, राइट। या फिर ए नेगेटिव हो और सी भी क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए। तो ए और सी अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव क्वांटिटी आ सकती है, प्रोडक्ट पॉजिटिव हो सकता है। दोनों क्वांटिटी अगर नेगेटिव है तो प्रोडक्ट पॉजिटिव हो सकता है, यानी कि ए और सी के साइन क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी आवर करेक्ट आंसर कि ए और सी मस्ट हैव, ए सी एंड ए मस्ट हैव सेम साइन। ए और सी के जो साइन होने चाहिए वो सेम होने चाहिए, राइट। सी एंड ए मस्ट हैव अपोजिट साइन, ऐसा नहीं है, अगर अपोजिट साइन होंगे तो ऐसा कभी नहीं होगा कि ये पॉजिटिव हो, अपोजिट साइन में नेगेटिव होगा। सी और बी मस्ट हैव अपोजिट साइन, सी और बी के पास अपोजिट साइन होने चाहिए, सेम साइन होने चाहिए। देखिए अब सी और बी के पास कैसे भी साइन हो सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। अगर सी नेगेटिव है तो हो सकता है बी पॉजिटिव रहा हो, राइट। सी पॉजिटिव है, हो सकता है कि बी भी पॉजिटिव रहा हो, तो कुछ भी हो सकता है, सेम साइन भी हो सकता है, नेगेटिव साइन मतलब अपोजिट साइन भी हो सकते हैं सी और बी के पास। बट सी और ए के पास तो सेम ही साइन होने चाहिए, तभी ये कंडीशन वैलिड होगी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 कट ऑफ बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर, ठीक है।
राइट। एक हमारे पास इस तरीके से सेक्टर दे रखा है जिसका रेडियस हमें गिवन है 21, राइट, और आर्क की लेंथ कितनी गिवन है 22। तो लेंथ ऑफ आर्क 22। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 2 पाई आर, राइट। थीटा कितना है? थीटा तो अपने को निकालना है, थीटा बाई 360 का ही वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। इट विल इक्वल टू 22/2 पाई आर का वैल्यू 21, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास थीटा बाई 360 का वैल्यू। अगर अपने को एरिया पूछा हुआ है तो एरिया ऑफ सेक्टर विल इक्वल टू थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, राइट, वेयर आर इज इक्वल टू 21, ठीक है, ये हमें याद रखना है। तो थीटा बाई 360 का वैल्यू है 22/2 पाई आर विच इज 21, और यहाँ बचा पाई इंटू आर यानी कि 21 का स्क्वायर, राइट। तो पाई से पाई कैंसिल, 21 से 21 कैंसिल, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा 11 टाइम्स। तो आंसर विल बी 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। 231 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी आवर फाइनल आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी आवर फाइनल आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। गुड क्वेश्चन। ओहो, ट्रायंगल का क्वेश्चन पूछा गया और बड़ा प्यारा क्वेश्चन पूछा गया है, राइट। If triangle ABC and DEF are similar triangles, ABCDEF similar triangles हैं, we have given that DE is equal to 9, AB is equal to 6, EF is equal to 6, FD is equal to 12. Find the parameter of triangle ABC. Parameter of triangle ABC, साइड हमें क्या क्या गिवन है, DE गिवन है, EF गिवन है, FD गिवन है। तो एक बात तो कंफर्म होगी, तो DEF की सारी साइड गिवन है। तो पेरीमीटर ऑफ, क्या प्यारा क्वेश्चन है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डी डी ई एफ कितना हो जाएगा, DE प्लस EF प्लस FD, राइट, सारी साइड का सम कर दिया, कितना आ जाएगा 9 6 12 विच इज इक्वल टू 15 प्लस 12 दैट इज इक्वल टू 27 सेंटीमीटर। तो DEF का हमारे पास पैरामीटर आ चुका है जी 27 सेंटीमीटर, ठीक है। अब लगा देते हैं प्रॉपर्टी, पेरीमीटर ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF कितना हो जाएगा। अब इनकी प्रोपोर्शनल साइड लेनी है। AB हमें दे रखी है, ठीक है, तो AB के प्रोपोर्शनल DE साइड हो जाएगी। हम कह सकते हैं पैरामीटर का जो साइड का रेशियो है वो इन दोनों ट्रायंगल की जो साइड्स होती हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स होती है, उनके रेशियो के इक्वल होता है। ए बी अपॉन डी ई कह सकते हैं पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल डीईएफ इज इक्वल टू ए बी अपॉन डीई। पैरामीटर ऑफ एबीसी अपने को कितना दे रखा है, निकालना है। पैरामीटर ऑफ एबीसी अपने को निकालना है। डीईएफ कितना है, पैरामीटर 27। ए बी कितना दे रखा है, ए बी दे रखा है 6। डीई कितना दे रखा है 9। कैंसिल आउट 2 से 3, 3 से 9, 9 का मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे, हमारे पास पैरामीटर आ जाएगा, दैट इज रिक्वायर्ड पैरामीटर आ जाएगा आंसर, है ना, दैट इज 18 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी विल बी आवर करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से है, और क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है हमसे, हमसे पूछा जा रहा है इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ लेटर चूजन एट रैंडम फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स टू बी वोवेल इज दिस, ठीक है। प्रोबेबिलिटी दे रखी है, एक्स की वैल्यू निकालना है, तो ठीक है प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, फिर इक्वेट कर देंगे इसको।
प्रोबेबिलिटी अगर हम मैथमेटिक्स वर्ड में वोवेल की बात करें तो वोवेल हमें जो देखने को मिल रहे हैं इसमें वो मिल रहे हैं ए, ई, ए, आई, ठीक है, बस यही है। तो टोटल लेटर वोवेल हो गए हमारे फोर, फोर। और कितने हैं लेटर टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 4/11, राइट। इसकी प्रोबेबिलिटी होगी, मैं देख कितनी रखी है, 2/2x+1, राइट। 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4x+2 = 11 और 4x = 9 और x = 9/4। तो x का वैल्यू कितना होना चाहिए? x की वैल्यू पूछा होगा, x का वैल्यू पूछा है 9/4 विल बी आवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कोऑर्डिनेट से। क्वेश्चन इज आस्किंग द पॉइंट ए बी सी एंड डी आर द वर्टाइसेस ऑफ। ये जो ए बी सी डी पॉइंट दे रखे हैं ये एक क्वाड्रिलेटरल के पॉइंट, और ये क्वाड्रिलेटरल क्या होगा हमें ये बताना है, ठीक है। तो फटाफट से देख लेते हैं। ए बी सी और डी, ठीक है। पॉइंट क्या दे रखा है? ए हमें दे रखा है 9,0, बी दे रखा है 9,-6, सी हमें दे रखा है -9,0 और डी भी है -9,6, ठीक है। तो हमारे पास तो डिस्टेंस फॉर्मूला है पता करने के लिए, पता कर लेते हैं। बाय डिस्टेंस फॉर्मूला वी कैन से दैट कि ए बी का जो लेंथ है, डायरेक्ट कर रहे हैं, एमसीक्यू है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। 9 - 9 x2 - x1 0, 0 का स्क्वायर प्लस -6 - 0 -6 का स्क्वायर अंडर रूट में, दैट इज 36 विच इज इक्वल टू 6। BC कितना हो जाएगा? BC की वैल्यू निकालें तो 9 - 9 दैट इज 18 का स्क्वायर, -6 - 0 -6 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 324 प्लस 36, दैट विल इक्वल टू 063। चलो जी आगे बढ़ते हैं। ये बेसिकली 6√10 आ गया, है ना। ऐसे ही CD का वैल्यू की बात करें तो CD का वैल्यू हो जाएगा 0 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, राइट। तो ये निकल करके आएगा 6। और AD की अगर लेंथ निकाली जाए इट विल इक्वल टू सेम 360 विच इज इक्वल टू 6√10। तो हम देख सकते हैं जैसा कि AB और CD इक्वल हैं एंड BC और AD इक्वल हैं, यानी अपोजिट पेयर जो हैं क्वाड्रिलेटरल के उनकी लेंथ इक्वल है। अगर ऐसा है तो इट मीन्स ABCD 100% क्या रहा होगा? एक पैरेललोग्राम रहा होगा। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें अपोजिट पेयर्स ऑफ साइड्स जो हैं वो क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं, उसको हम कहते हैं पैरेललोग्राम। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी आवर करेक्ट आंसर। 16 का सी हमारा फाइनल आंसर होना चाहिए। अच्छा एक मिनट, पैरेललोग्राम तो ठीक है, पैरेललोग्राम रेक्टेंगल भी हो सकता है ना, अगर इनके डायगोनल की लेंथ और चेक कर लें। स्क्वायर तो नहीं है, ये तो क्लियर हो गया, ठीक है। स्क्वायर तो नहीं है, ट्रेपेजियम भी नहीं ही होगा। पैरेललोग्राम में भी रेक्टेंगल है कि नहीं इसके लिए हमें AC और BD और देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर अगर इनका डायगोनल इक्वल हो गया तो रेक्टेंगल कहना ज्यादा करेक्ट होगा पैरेललोग्राम से भी, राइट। तो AC का लेंथ और निकाला जाए, AC का अगर हम निकालें तो दैट इज 18 निकल के आएगा। और BC BD की अगर लेंथ निकालें विच इज इक्वल टू, ये 18 नहीं आएगा, राइट। 18 का स्क्वायर प्लस -12 का स्क्वायर, तो 18 तो नहीं आएगा, राइट। कुल मिला करके AC इज नॉट इक्वल टू BD। अगर डायगोनल इक्वल नहीं है तो उस केस में पैरेललोग्राम पक्का, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है मीडियन
of a set of 9 distinct observations is 20.5। मीडियन हमें दिया जा रहा है, पॉइंट टू बी नोटेड, मीडियन की बात करी जा रही है 9 डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशंस की, टोटल टर्म्स है 9। ईच ऑब्जर्वेशंस ऑफ अ सेट इज इंक्रीज्ड बाय 2, सारे ऑब्जर्वेशंस को हम 2 से बढ़ा देते हैं, तो हमें बताना है मीडियन क्या होगा नए सेट का। तो उस केस में मीडियन जो होता है वो मिडल मोस्ट टर्म होता है, यानी कि हमारे पास फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, सेवेंथ टर्म, एट्थ टर्म एंड नाइन्थ टर्म है, क्योंकि n की वैल्यू ऑड है, राइट, n की वैल्यू हमें 9 दे रखी है। मीडियन कितना हो जाएगा, n प्लस 1/2 टर्म, that is 9 plus 1/2 term, that is 10/2, which is fifth term, right। तो फिफ्थ टर्म, ये वाला जो टर्म है वो हमें दे रखा है 20.5। अब क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि हर एक टर्म को 2 से बढ़ा दिया जाए, तो ये सारे टर्म 2 से बढ़ जाएंगे और ये वाला जो टर्म है ये भी 2 से बढ़ जाएगा, राइट। तो एक चीज तो क्लियर है कि अगर ये सब असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, तो बाद में भी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज रहेंगे, क्योंकि सारे ही टर्म को हम 2 से बढ़ा रहे हैं, राइट। तो मिडल मोस्ट टर्म भी 2 से बढ़ जाएगा और हमारा फाइनल आंसर 22.5 हो जाएगा। यानी अब जो नया मीडियन हो जाएगा वो 22.5 हो जाना चाहिए, यानी कि नया मीडियन जो है वो 2 से इंक्रीज हो जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। अच्छा क्वेश्चन है, मीन के ऊपर ज्यादा पूछते हैं, मीडियन के ऊपर पूछ लिया है, ठीक है। तो सीबीएसई इसी टाइप के क्वेश्चन आजकल प्रमोट कर रही है, इसी टाइप के क्वेश्चन बना रही है जिसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़े, राइट। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन रीजन से है। असर्शन दिया जा रहा है कि 5 की पावर n जो है, 5 की पावर n जो है, दैट कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। n कुछ भी बना रहे, 5 की पावर n कभी भी 0 पर एंड नहीं करेगा। देखो कोई भी नंबर अगर 0 पर एंड करेगा तो उसके फैक्टर में कम से कम एक 2 और एक 5 तो होना ही चाहिए, राइट। तब ही 0 पर एंड करेगा वो नंबर, क्योंकि इनके मल्टीप्लीकेशन से 10 बनेगा और 10 की लास्ट डिजिट 0 है, राइट। तो 5 की पावर n की जब हम बात कर रहे हैं तो 5 के फैक्टर क्या होते हैं, 5 के फैक्टर क्या होते हैं, ओनली 5, इसमें 2 तो मिसिंग है। तो इसीलिए ये नंबर कभी भी 0 पर एंड नहीं करेगा, यानी कि इसकी यूनिट डिजिट कभी भी 0 नहीं होगी, राइट। तो ये बात तो सही है, असर्शन तो सही है, असर्शन तो सही है, ये नंबर कभी भी 0 पर एंड नहीं करेगा। दूसरी चीज बोली जा रही है द नंबर एंड्स विद 0 इफ इट्स प्राइम फैक्टर फैक्टराइजेशन कंटेन बोथ 2 एंड 5। हाँ ये बिल्कुल सही बात है, कोई भी नंबर 0 पे एंड करता है अगर उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में दोनों होने चाहिए, 2 और 5 दोनों होने चाहिए, और इसीलिए यही रीजन है जिसके वजह से 5 की पावर n जो है वो 0 पर एंड नहीं कर पा रहा है। ये तो रीजन दिया हमने, राइट, ये रीजन था। तो रीजन भी करेक्ट है, और एक्चुअल में रीजन जो है वो असर्शन का ही रीजन है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, ए इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री में कहा जा रहा है कि अगर कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू 1 है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन की पावर 4a का वैल्यू भी 1 होगा। बहुत सही, राइट। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि अगर यहाँ से हम कॉस का वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, राइट। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपने को पता है कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस ए का वैल्यू कितना आ गया, साइन स्क्वायर ए। तो इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, इस चीज को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर। साइन स्क्वायर इज कॉस ए प्लस साइन स्क्वायर को अगर कॉस ए लिख लें तो ये कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, और कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना दिया हुआ है हमें, ये कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। और तो असर्शन तो सही है, असर्शन तो एकदम सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रीजन की बात करें तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसीलिए ऐसा हम कह सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, एक्चुअल में भी रीजन यही है, राइट। तो रीजन इज ऑल्सो करेक्ट,
रीजन इज ऑल्सो करेक्ट। तो इसका आंसर भी आई थिंक ए हो जाना चाहिए, राइट। इसका आंसर भी ए हो जाना चाहिए। ये दोनों ही बातें सही हैं। सो अब देख लेते हैं सेक्शन बी के क्वेश्चन। सेक्शन बी में हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं और इसमें टोटल 5 क्वेश्चन है हमारे पास। कुछ क्वेश्चंस में चॉइसेस भी हैं। देख लेते हैं क्वेश्चन अगर पेपर में आते हैं तो हमें कैसे अटेम्प्ट करने हैं। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 21 में। एपी हमें दी हुई है, एपी 8, 10, 12 एंड सो ऑन है 60 टर्म्स। फाइंड द सम ऑफ द लास्ट 10 टर्म्स। हमें लास्ट 10 टर्म्स का सम पता करना है, राइट। तो लास्ट के 10 टर्म्स का अगर हमें सम पता करना है तो हम ऐसे कह सकते हैं T1 प्लस T2 अप टू T50, T51, T60। अगर लास्ट के 10 टर्म्स की हम बात करें तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक लास्ट के 10 टर्म्स हो जाएंगे। हम क्या करने वाले हैं, टोटल 50 टर्म्स तक का जो भी सम है वो निकाल लेंगे और यहाँ से लेकर के यहाँ तक 60 टर्म्स तक का जो भी सम है, राइट, वो निकाल लेंगे। और S60 में से S50 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, लास्ट लास्ट 10 टर्म्स का सम रह जाएगा, राइट। तो कैसे निकालेंगे लास्ट 10 टर्म्स तक का सम। सॉल्यूशन देख लेते हैं। द सम ऑफ लास्ट 10 लास्ट 10 टर्म्स इज इक्वल टू, वी कैन से दैट कि भाई इनका जो सम है वो किसके इक्वल हो जाएगा, S60 माइनस S50। S60 में से S50 को माइनस कर देंगे तो बचे हुए 51 से लेकर के 60 टर्म तक का सम आ जाएगा अपने पास। तो लिख लेते हैं, दैट इज वी हैव टू फाइंड आउट S60 माइनस S50, राइट। हमें गिवन क्या है, सबसे पहले गिवन ही लिखना है अपने को। गिवन हमारे पास क्या क्या है, ए का वैल्यू विच इज 8, डी का वैल्यू दैट इज 10 माइनस 8 विच इज इक्वल टू 2, राइट। तो अब देख लेते हैं एस सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स क्या होगा, S60 दैट इज इक्वल टू n/2 ट्वाइस ऑफ ए प्लस n-1 ऑफ डी माइनस n/2 ट्वाइस ऑफ ए प्लस n-1 ऑफ डी। कैंसिल आउट हो जाएगा 30, दैट इज 16 प्लस 15 9 into 2, right, it will equal to 30, this is 98, this will equal to 30 and 4 3 1 minus 25, this is 4 1 1, right। सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, 0 12 1 4 0 2 0 minus this will equal to 0 and 7 1 1। तो फाइनली जो हमारा आंसर बनना चाहिए दैट विल इक्वल टू 1170। तो लास्ट के जो टेंडम्स रहे होंगे हमारे, वो रहे होंगे, जो लास्ट के टेंडम्स उनका जो सम रहा होगा दैट इज 1170।
70 हमारा सम रहा होगा, राइट। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एस एन का फॉर्मूला लगाया हुआ है, तो हम एक बार एस एन का फॉर्मूला और मेंशन कर देंगे। एस एन इज गिवन बाय एन बाई टू ट्वाइस ऑफ ए प्लस एन माइनस वन ऑफ डी, राइट। ये फॉर्मूला मेंशन करा है। सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन ईपी इज गिवन बाय एस एन इज इक्वल टू दिस। फिर उसके बाद पहले गिवन लिखेंगे, फिर ये फॉर्मूला मेंशन करेंगे, उसके बाद द सम ऑफ द लास्ट एन टर्म्स इज इक्वल टू 60 माइनस 50 हम निकाल करके फॉर्मूला लगा करके निकाल लेंगे, राइट। आगे बढ़ते हैं। इसका एक सेकंड पार्ट भी है, 21st का सेकंड पार्ट, जिसमें बोला जा रहा है वी हैव टू फाइंड आउट मिडल टर्म। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि मिडिल टर्म हमें बताना है सीपी का क्या रहा होगा। ये मिडिल टर्म वाले क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो गए। सीबीएसई मिडिल टर्म वाले क्वेश्चन काफी पूछ रहा है, राइट। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाते हैं। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो एपी में कितने हैं, राइट। इवन है ऑड है, उसके अकॉर्डिंगली हम फॉर्मूला लगा लेंगे मिडिल टर्म का, और फिर हम बता देंगे मिडिल टर्म कितने हैं, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, दैट इज 6। बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, दैट इज 13 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 7, राइट। और हमें लास्ट टर्म जो गिवन है जिसे हम टी एन बोलते हैं, विच इज 230, लास्ट टर्म में 230 गिवन है। वी हैव टू, सबसे पहले हमें पता करना है कि एन का वैल्यू क्या होगा। सो जनरल टर्म इज गिवन बाय, वी हैव टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन ऑफ डी, राइट। तो टी एन कितना है, दैट इज 230। यानी हमें ये पता करना है कि ये 230 जो है ये टर्म कौन सा है, कितने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है सीपी में। ए दैट इज 6, एन माइनस वन इंटू डी इज 7। 6 को लेफ्ट साइड में ले लेते हैं, दिस इज 224, एंड यहाँ से हमारे पास n माइनस वन का वैल्यू आ जाएगा 7 से, अगर हम डिवाइड दें, दैट इज इक्वल टू 3 एंड 2, एंड n का वैल्यू आ गया अपने पास 33। तो n का वैल्यू आ गया हमारे पास 33, यानी कि टोटल इस एपी में जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो है 33। n is equal to 33 which is odd, so middle term is given by, middle term is given by n plus 1 by 2 term, n which is 33 plus 1 by 2, तो कितना हुआ ये, that is 34 by 2 which is 17। तो 17th टर्म जो होगा वो हमारा आंसर है। तो T17 कितना हो जाएगा, a प्लस n माइनस वन ऑफ डी, 17 माइनस वन ऑफ डी। a is what, a is what, यहाँ अगेन tn का फॉर्मूला लग रहा है, a प्लस n माइनस वन ऑफ डी। 17 निकालना है, तो n का वैल्यू 17 पुट कर दिया, a का वैल्यू कितना है 6, 17 माइनस वन 16, d का वैल्यू 7, 6 plus 17 into 7 is 42, and this will equal to 111 which is equal to 118 is our required answer। यानी कि इसका जो मिडिल टर्म होगा, 17th टर्म जो होगा इस एपी का, वो कितना रहा होगा, 118। आई होप ये क्वेश्चन सब बच्चों क्लियर हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछ रहा है, राइट। तो ये आने चाहिए बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है, इट इज गिवन दैट साइन a प्लस बी इज इक्वल टू 1। तो हमें सबसे पहले तो ये याद रखना है कि साइन में वन वैल्यू किस एंगल पर होती है। साइन a प्लस बी इज इक्वल टू 1, 1 हम कह सकते हैं साइन 90 पर। ऑन कंपैरिजन वी कैन से दैट
साइन से साइन हट जाएगा और a प्लस बी कितना रह जाएगा 90. लेट दिस इक्वेशन बी फर्स्ट. सिमिलरली सिमिलरली cos a माइनस बी हमें दे रखा है √3/2. तो cos में √3/2 वैल्यू किस एंगल पर होती है? दैट इज cos 30. अगेन on comparison we can say that कि cos से cos हट जाएगा और a माइनस b कितना आ जाएगा 30. लेट दिस इक्वेशन बी सेकंड. बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड we get a plus b is equal to 90 and a minus b is equal to 30. ऐड कर लेते हैं, b से b कैंसिल आउट, ट्वाइस ऑफ a कितना हो जाएगा 120 और a का वैल्यू कितना हो जाएगा 120/2 विच इज इक्वल टू 60. a का वैल्यू अपने पास कितना आ गया 60. a का वैल्यू हम किसी एक इक्वेशन में रख देंगे, फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे. पुट a is equal to 60 in equation फर्स्ट. वी गेट, अगर फर्स्ट इक्वेशन में रख दिया जाए तो फर्स्ट इक्वेशन कह रही है a प्लस बी इज इक्वल टू 60, सॉरी a प्लस बी इज इक्वल टू 90. पहली इक्वेशन में तो यही बोला गया, पहली इक्वेशन यही है. a का वैल्यू 60 है, पुट कर दिया. यहाँ से b का वैल्यू कितना आएगा 90 माइनस 60 विच इज इक्वल टू 30. b का वैल्यू आ गया 30. a का वैल्यू कितना आ गया 60 और b का वैल्यू कितना आ गया 30. तो हमें याद रखना है इस टाइप के क्वेश्चन काफी पूछे जा रहे हैं सीबीएसई में. ए यहाँ पर कितना हो जाना चाहिए अपना, ए हो जाएगा हमारा 60 डिग्री एंड बी हो जाएगा हमारा 30 डिग्री. राइट, चलिए बहुत बढ़िया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है इफ बीपी एंड डीक्यू आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंड डीईएफ. ओके, वेयर triangle ABC and DEF are similar, then we have to prove AB upon DE is equal to AP upon DQ. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन, एक्चुअल में एनसीईआरटी का क्वेश्चन है. हमारे पास दो ट्रायंगल हैं. वन इज वन इज वन इज P, दो दे रखे हैं हमें, दैट इज ए बी सी. दोनों ट्रायंगल दे रखे हैं ABC और DEF. ये दोनों ट्रायंगल हमें सिमिलर दे रखे हैं. राइट, और AP जो है वो ABC की मीडियन है और DQ DEF की मीडियन है. मीडियन का मतलब ये है कि इस वर्टेक्स से इसके सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को जो हम ज्वाइन करते हैं तो उसे हम मीडियन कह देते हैं. यानी कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, BP जो है वो PC के इक्वल होगा और EQ सिमिलरली EQ भी QF के इक्वल होगा. नाउ वी हैव टू प्रूफ कि AB अपॉन DE का जो रेशियो है वो AP अपॉन DQ के रेशियो के इक्वल होगा. राइट, तो सबसे पहले हमें गिवन है AP एंड DQ आर मीडियंस. एंड दूसरी चीज जो हमें गिवन है दैट इज फर्स्ट थिंग. एंड सेकंड थिंग इज ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEF के. राइट, वी हैव टू प्रूफ क्या करना है अपने को, AB अपॉन DE इज इक्वल टू AP अपॉन DQ. राइट, AB अपॉन DE और AP अपॉन DQ का जो रेशियो होगा वो सेम होगा. वी हैव टू
प्रूफ, राइट। चलो करते हैं प्रूफ। तो प्रूफ में सबसे पहले हम ये कह सकते हैं ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल डीई एफ के। ये डेटा तो गिवन ही है। तो यहाँ से हम ये बात तो कह सकते हैं कि एंगल बी जो है वो एंगल ई के इक्वल होना चाहिए। लेट दिस इक्वेशन बी फर्स्ट। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो इक्वल होने चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। और क्या कह सकते हैं, क्या हम ये कह सकते हैं ए बी अपॉन डी ई का जो रेशियो है वो बी सी अपॉन ई एफ के इक्वल होना चाहिए, राइट। ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं उनका रेशियो, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो वो इक्वल होना चाहिए। और यहाँ पर हम BC को, वी कैन मेंशन BC को ट्वाइस ऑफ BP कह सकते हैं। P मिड पॉइंट है तो ट्वाइस ऑफ BP कह सकते हैं, ट्वाइस ऑफ BP। सिमिलरली EF को ट्वाइस ऑफ EQ कह सकते हैं, ट्वाइस ऑफ EQ, राइट। यहाँ रीजन दे देंगे बिकॉज AP एंड DQ आर मीडियंस। नाउ 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमें क्या मिल गया, AB अपॉन DE का जो रेशियो है वो BP अपॉन EQ के इक्वल होगा। लेट दिस इक्वेशन बी सेकंड। हमने क्या दिखा दिया, AB अपॉन DE का जो रेशियो है वो BP EQ के रेशियो के इक्वल होगा, राइट। नाउ इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल DEQ, ABP एंड DEQ में हम ये बात कह सकते हैं बाय इक्वेशन फर्स्ट, या बाय इक्वेशन फर्स्ट एंगल बी जो है वो एंगल ई के इक्वल होगा। बाय इक्वेशन फर्स्ट ये बात तो कही जा सकती है। सिमिलरली हम ये भी कह सकते हैं ए बी अपॉन डी का जो रेशियो है वो बीपी अपॉन ई क्यू के इक्वल होना चाहिए। कैसे कह सकते हैं, बाय इक्वेशन सेकंड इक्वेशन से बात कह सकते हैं। तो हमने क्या दिखा दिया, हमने दिखा दिया ए बी अपॉन डी का रेशियो बीपी अपॉन ई क्यू के इक्वल है और इनके बीच का एक एंगल इक्वल है। इसका मतलब 100% वी कैन से दैट ट्रायंगल ए बी पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी डी ई क्यू बाय व्हाट, बाय एस ए एस क्राइटेरिया से हम ये बात कह सकते हैं कि भाई छोटे वाले ट्रायंगल ए बी पी और डी ई क्यू दोनों क्या होंगे, सिमिलर। अगर ये दोनों सिमिलर होंगे तो अब इनके बाकी के जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो भी इक्वल हो जाएंगे, यानी कि वी कैन से दैट नाउ वी कैन से दैट ए बी अपॉन डी ई का जो रेशियो होगा वो AP अपॉन DQ के इक्वल भी होगा, राइट। वी कैन से दैट AB अपॉन AB अपॉन AP, AB अपॉन AP, सॉरी, AB अपॉन DE, हम कह सकते हैं AB अपॉन DE का जो रेशियो है वो इक्वल होना चाहिए AP अपॉन DQ के। अब तो ये दोनों छोटे वाले ट्रायंगल सिमिलर हो गए हैं तो दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, इसके इक्वल होना चाहिए। बाय व्हाट, बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, ये बात हम कह सकते हैं, राइट। तो ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू ए पी अपॉन डी क्यू, यही हमें दिखाना था, ये हमने दिखा दिया, ये प्रूफ करना था, ये प्रूफ हमने शो कर दिया है, राइट। तो ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, आप लोगों को इस तरीके से पेपर में अटेम्प्ट करना है इस क्वेश्चन को। ट्रायंगल का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन है, तो एनसीईआरटी क्वेश्चन तो एक इंपॉर्टेंट है, राइट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिया रिलेटेड टू सर्कल से, क्वेश्चन नंबर 24। अ हॉर्स, a cow and a goat are tied each by the rope of length 14 meter at the corner of ABC respectively of a grassy triangular field ABC with side of length this. So we have a triangular field that is A, B
एंड सी। तो एक लेंथ हमें दे रखी है, ए भी दे रखा है, अच्छा लेंथ दे रखी है 35, चलो बढ़िया, ये टोटल लेंथ है 35, और एक लेंथ हमें दे रखी है 40, एक दे रखी है 50, 40 और एक लेंथ दे रखी है 50। चलिए जी बढ़िया। क्वेश्चन ये पूछा रहा, फाइंड द एरिया ऑफ द ग्रास फील्ड दैट कैन बी ग्रेस्ड बाय देम। कितना एरिया ये ग्रेस कर सकते हैं। तो एक तरफ एक रूप से, यहाँ एंगल मान लेते हैं, एंगल तो कुछ दिया नहीं है, थीटा 1 मान लेते हैं, इसे मान लेते हैं थीटा 2, थीटा, और इसे मान लेते हैं थीटा 3। ठीक है। अब यहाँ पर एक रूप से, एक रूप से एक हॉर्स को टाई करा हुआ है, जिसकी लेंथ, सबकी लेंथ 14 मीटर ही है। तो यहाँ से एक रूप है जिसकी लेंथ 14 मीटर है, तो वो कहाँ तक ग्रेस कर सकता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, राइट। इसकी जो लेंथ है वो 14 है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये लेंथ भी कितनी है, 14, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये भी क्या है, 14। एक हॉर्स को टाई कर दिया गया है, और एक काऊ को, और एक गॉट, सबकी लेंथ 14 है। ठीक है। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि कितना एरिया ग्रेस किया जा सकता है इन एनिमल्स के थ्रू। एरिया ऑफ द ग्रास दैट कैन बी ग्रेस्ड बाय देम, इन सबको मिला करके कितना एरिया ग्रेस किया जा सकता है। तो कुल मिला करके हमें क्या करना है, यहाँ से ये पोर्शन, इस पोर्शन का एरिया, और इस पोर्शन का एरिया में निकालना है। तो एक तरीके से सेक्टर हो जाएंगे, राइट। ये सेक्टर हो जाएंगे, सेक्टर हो जाएंगे जिनकी रेडियस कितनी हो जाएगी 14, एंगल हो जाएगा थीटा 1, राइट। तो हम इन तीनों सेक्टर का एरिया निकाल लेते हैं, अपने पास आ जाएगा फाइनल आंसर। तो वी कैन से दैट required area of the grass field, required area is equal to, required area क्या हो जाएगा, area of this sector, right, which is equal to area of sector, ऐसे कह सकते हैं, area of all three sectors, इन तीनों सेक्टर का जो टोटल एरिया होगा उसी के इक्वल होगा रिक्वायर्ड एरिया, दैट इज थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा 2 अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा 3 अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। इन सभी में से कॉमन आ जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 360, थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3, राइट। अब ट्रायंगल में तीनों ही एंगल का सम हमें पता है कितना होता है, 180 कर देते हैं। रीजन दे देंगे थीटा 1 प्लस थीटा 2, रीजन दे देंगे सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180, ट्रायंगल के सभी एंगल का सम 180 होता है। नाउ आर की वैल्यू 14 है, सो पाई अपॉन 360, आर का वैल्यू है 14, 180, राइट। पाई को भी ओपन ही कर लेते हैं, पाई को भी ओपन कर लेते हैं, पहले तो इसे कैंसिल आउट कर देते हैं, दैट इज 2। तो हमारे पास रह गया पाई/2 इंटू 14। इसे अगर हम ओपन कर लें पाई को, 22/7, तो ये हो जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, 22, 22 मीटर, यूनिट हमें मीटर में दे रखी है सारी, तो 22 मीटर स्क्वायर एरिया जो है, ये टोटल एनिमल्स मिलकर के क्या कर सकते हैं, ग्रेस कर सकते हैं। एक मिनट, एक मिनट, काफी कम लग रहा था एरिया, तभी कम लग रहा है। यहाँ पर रेडियस में 14 दे रखी है, रेडियस का स्क्वायर होना चाहिए, राइट। 14 का स्क्वायर, तो ये 14 का स्क्वायर हो जाएगा, 14 का स्क्वायर, एक 14 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर एक 14 का मल्टीप्लाई और हो जाएगा, राइट। तो ये बनेगा
ये बनेगा फाइनल आंसर, दैट इज इक्वल टू 11 इंटू 28 विच इज 803। तो 308 मीटर स्क्वायर जो है वो एरिया ये सारे के सारे एनिमल्स मिलकर के ग्रेस कर रहे होंगे, राइट। तो ये क्वेश्चन भी अच्छा है, राइट। 24 का ही एक सेकंड पार्ट और पूछा हुआ है हमसे। क्वेश्चन इज आस्किंग कि फाइंड द एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट इन टर्म्स ऑफ पाई। अच्छा, पहले बोल दिया पाई में निकालना है। मेजर सेगमेंट का एरिया में निकालना है किसी सर्कल का जिसकी रेडियस हमें 5 दी जा रही है। तो एक सर्कल ड्रॉ कर लिया जाए। उसके बाद क्या बोला जा रहा है? उसके बाद बोला जा रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट का एरिया। फाइंड द एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5। मेजर सेगमेंट बाय अ कॉर्ड मेकिंग एन एंगल 90। तो एक कॉर्ड है, राइट, और वी हैव टू फाइंड आउट। चलो इसे भी रहने देते हैं। एक कॉर्ड है, लेट दिस कॉर्ड बी ए बी। ए बी नाम है इस कॉर्ड का, और ये सेंटर पर एंगल 90 बना रहा है। चलो, सेंटर से जो एंगल बनाया जा रहा है वो 90 बनाया जा रहा है। दिस एंगल इज 90। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं हम ओ, राइट। तो सेंटर हो गया ओ, ए बी हो गई कॉर्ड। क्वेश्चन इज आस्किंग कि आप बताइए एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या होगा। तो हम क्या कर लेंगे, मेजर सेगमेंट, हम इस छोटे वाले सेगमेंट का सबसे पहले एरिया निकाल लेंगे, और अगर हमें ये तो हो गया माइनर सेगमेंट का एरिया, माइनर सेगमेंट का एरिया हम पहले निकाल लेंगे और पूरे सर्कल में से इस माइनर सेगमेंट के एरिया को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास किसका एरिया आ जाएगा, मेजर सेगमेंट का, राइट। तो क्वेश्चन करना कैसे है हमें समझ में आ गया। रेडियस कितनी दी हुई है वो भी लिख लेते हैं। रेडियस अपने को दी हुई है 5। रेडियस हमें दी गई है 5, राइट। तो रेडियस 5 सेंटीमीटर है। फटाफट से बना लेते हैं इस क्वेश्चन को। सॉल्यूशन। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट पहले हम निकालते हैं। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट which is equal to theta by 360 pi r square minus एरिया ऑफ ट्राइंगल, राइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा यहाँ पर, दैट इज 1/2। फॉर्मूला होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। लगा देते हैं फॉर्मूला। थीटा विच इज इक्वल टू 90 बाई 360। पाई में निकालना है, पाई रखते हैं। आर की वैल्यू 5 माइनस 1/2, आर की वैल्यू 5 साइन 90, राइट। तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 9 से 36, 4 टाइम्स हट जाएगा। 5 का स्क्वायर इज 25, 25/2 साइन 90 का वैल्यू 1। हमारे पास ये आ गया 25 पाई/4 माइनस 25/2। ये एरिया हमारे पास माइनर सेगमेंट का आ रहा है, राइट। हमें चाहिए मेजर सेगमेंट का एरिया। तो मेजर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सो वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट दिस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट फ्रॉम द सर्कम। देख लेते हैं कितना आता है। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट is equal to area of circle minus area of minor segment. Area of circle is pi r square minus area of minor segment अपने पास आ चुका है, that is equal to 25 pi/4 minus 25/2। r की वैल्यू है 5, 25
5/4 प्लस 25/2। एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 का, दैट इज which is equal to 75, right? 75 pi/4 प्लस 25/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर होगा फाइनल मेजर सेगमेंट का एरिया, राइट। तो यहाँ से मेजर सेगमेंट का एरिया अपने पास कितना आ जाएगा, सबसे पहले हमने माइनर सेगमेंट का एरिया निकाला, फिर मेजर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट के एरिया को माइनस कर दिया, हमारे पास फाइनल आंसर कितना आ गया, 75 pi/4 प्लस 25 बाई सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। तो ये हमारा फाइनल आंसर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, अगेन सर्कल चैप्टर से। अ ट्रायंगल एबीसी इज ड्रॉन टू, 2 नंबर का क्वेश्चन है ना ये, सेक्शन से, ठीक है। तो ट्रायंगल एबीसी इज ड्रॉन सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल ऑफ रेडियस 4, ठीक है। एक सर्कल है जिसकी रेडियस अपने को दे रखी है 4, यानी कि इसकी रेडियस 4 है, ठीक है। सच दैट द सेगमेंट बीडी सेगमेंट एंड डीसी सेगमेंट आर द लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। बीडी कितनी दे रखी है, 10, और सीडी दे रखी है 8, ठीक है। डीसी, राइट। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड एबी, एबी लेंथ हमें पता करनी है कितनी होगी इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू 90। चलो ये डेटा दे करके बहुत चीजें आसान कर दी, ठीक है। हमें लेंथ पता करनी है एसी की। तो एक बात तो क्लियर है, हमें ये पता रहता है कि एक्सटर्नल पॉइंट से, सर्कल में हमने पढ़ी हुई है थ्योरम, सर्कल में हमने ये थ्योरम पढ़ी हुई है कि एक्सटर्नल पॉइंट से किसी भी सर्कल पर दोनों टेंजेंट्स की लेंथ जो होती है वो इक्वल होती है, तो हम कह सकते हैं सी डी इज इक्वल टू सी एफ। अगर सी डी 8 है तो सी एफ भी 8 होगी, और सिमिलरली बी पॉइंट से बी डी और बीई की लेंथ भी सेम होनी चाहिए, तो बीई कितना हो जाएगा, 10, राइट। और अब हमें ए सी पता करना है, इसे एक्स मान लेते हैं, और इसको भी एक्स मान लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसमें लगा देना चाहिए फॉर्मूला, दैट इज, चलो सबसे पहले डेटा लिख लें सॉल्यूशन में। राइट, हमें पता है लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, तो जो सी डी है और सी एफ है उनकी लेंथ इक्वल होगी। सी डी हमें 8 दे रखा था, तो सी एफ भी 8 होगा। इसी तरीके से बीई और बी डी इक्वल होंगे, बीई बी डी के इक्वल होगा, बी डी कितना दे रखा था 10, तो बीई भी कितना हो जाएगा, 10। और हम अपनी तरफ से लेट कर लेते हैं, लेट द लेंथ ऑफ ए एफ बी एक्स, सो सो अगेन वी कैन से दैट कि ए ई और ए एफ इक्वल होने चाहिए
एक्सटर्नल पॉइंट से लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होती है, सेम होती है, इक्वल होती है। नाउ अब अगर हम बात करें, हमें AC निकालना है, AC निकालने के लिए अगर किसी तरीके से हमें x का वैल्यू पता चल जाए, राइट, x का वैल्यू पता चल जाए तो काम बन जाएगा। तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल यूज कर लेंगे। अभी हमारे पास गिवन क्या था, गिवन डेटा क्या क्या था, गिवन क्या क्या था, गिवन है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना दिया हुआ है, 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, और CD की लेंथ, DB की लेंथ, ये भी गिवन है। इसके अलावा और क्या गिवन है, रेडियस जो है सर्कल की वो कितनी गिवन है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम यहाँ यूज कर रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC विच इज इक्वल टू 90, राइट। अगर हम बात करें एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC को, हम ऐसे कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। हमने क्या करा, इस पूरे ट्रायंगल को 3 पार्टों में ब्रेक डाउन कर लिया। एक BOC में, राइट, AOC में, और एक AOB में, राइट। ये 3 पार्ट में हमने इस ट्रायंगल को डिवाइड कर लिया है। कुल मिलाकर के एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इन तीनों ट्रायंगल के एरिया के सम के इक्वल होना चाहिए, जिसमें 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 OD जो है वो परपेंडिकुलर है BC के, और OF जो है वो परपेंडिकुलर होगा AC के, और OE जो है वो परपेंडिकुलर होगा AB के, राइट। अब अगर ऐसा होगा तो इस ट्रायंगल की जो बेसिकली हाइट है, जैसे इस ट्रायंगल की अगर हम बात करें, ट्रायंगल BOC की, इसमें अगर हम बेस कह रहे हैं BC को, तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी, OD। So we can say that area of triangle ABC is 90। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1/2 बेस, यानी कि 8 प्लस 10 दैट इज 18 इनटू हाइट विच इज OD, जो कि रेडियस है, रेडियस कितनी दी हुई है हमें, 4, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC कितना हो जाएगा, 1/2 बेस विच इज x प्लस 8 इंटू हाइट यानी कि 4। एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB कितना हो जाएगा, 1/2 बेस x प्लस 10 इंटू हाइट यानी कि 4, राइट। यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 1/2 इंटू रेडियस यानी कि 4 कॉमन ले सकते हैं। हमारे पास रह जाएगा 18 x प्लस 8 एंड x प्लस 10, दैट इज एरिया इज 90 के इक्वल है। ठीक है, इसे आगे सॉल्व करते हैं फर्दर। यहाँ से अगर हम इसे सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा दैट इज 90, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 4, 2 टाइम्स 18 और 8 26 और 10 36 प्लस 2x, 2 से 90 45, 36 को माइनस कर देते हैं 45 में से, वी विल गेट 9। 2x की वैल्यू 9 और x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9/2, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई, 4.5। x अगर हमारे पास 4.5 आ गया, x अगर हमारे पास 4.5 आ गया, तो AC कितना हो जाएगा, देखो जरा। AC की जो लेंथ है, ये वाली जो लेंथ है AC की, वो AF प्लस FC ही है, राइट, यानी कि x प्लस 8। AC
AC इज इक्वल टू AF प्लस FC। AF क्या माना था हमने, x, और FC क्या था 8। x का वैल्यू कितना आ गया 4.5 और 8 कितना हो जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। AC का वैल्यू आ गया 12.5 सेंटीमीटर। तो हमारा जो फाइनल आंसर रहा होगा वो रहा होगा 12.5 सेंटीमीटर।